सभी को नमस्ते। बीएससी भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र ऊष्मागतिकी में आज हम गैसों के द्रवण का जो अध्याय है उस अध्याय से संबंधित कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। इसमें अपना पहला टॉपिक है वो रहेगा व्युत्क्रमण ताप, इसके पश्चात जूल थॉमसन प्रभाव, इसके पश्चात रुद्धोष्म संपीड़न अपना टॉपिक रहेगा। आज इन 3 टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। इससे पहले हमने बॉयल ताप पढ़ा था, तो व्युत्क्रमण ताप की जो शुरुआत है वो हम बॉयल ताप से ही करते हैं कि बॉयल ताप से ऊपर बॉयल नियम से विचलन के कारण कोई भी गैस जो है वो तापन प्रभाव दर्शाती है, एवं कोई भी गैस जो है वो जूल के नियम से विचलन के कारण शीतलन प्रभाव दर्शाती है। जैसे जैसे किसी गैस का प्रारंभिक ताप बॉयल ताप से ज़्यादा होता जाता है या बॉयल ताप से ऊपर होता जाता है, तो ये जो तापन प्रभाव है ये बढ़ता जाता है एवं शीतलन प्रभाव जो है वो कम होता जाता है या क्षीण होता जाता है, एवं एक विशेष ताप पर जो तापन प्रभाव है वह तापन प्रभाव शीतलन प्रभाव के बराबर हो जाता है। अर्थात परिणामी रूप से जूल थॉमसन का जो प्रभाव है यह शून्य हो जाता है। इस ताप को जिस ताप पर जूल थॉमसन प्रभाव शून्य हो जाता है व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। इस ताप से ऊपर जो है वो शीतलन प्रभाव न रहकर गैस जो है वो तापन प्रभाव दर्शाती है, जिससे परिणामी रूप से ताप बढ़ जाता है। यह जो व्युत्क्रमण ताप है इसे उत्क्रमणीय ताप भी कहते हैं एवं TI से व्यक्त करते हैं। जूल थॉमसन विस्तार के कारण ताप में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन हमने वहाँ पढ़ा था, दोबारा और देख लेते हैं। यह जो परिवर्तन होता है यह परिवर्तन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। dt बराबर 1/Cp 2A/RT - BBP। लेकिन व्युत्क्रमण ताप को TI से व्यक्त करते हैं एवं इस व्युत्क्रमण ताप पर ताप में जो परिवर्तन है dt ये 0 हो जाता है। इसलिए इस समीकरण में यदि इस T को हम TI से व्यक्त करेंगे तो ये dt का मान जो है वो शून्य हो जाएगा। तो इस dt का मान शून्य करने पर 1/Cp 2A/RT - B dP बराबर 0 है। यहाँ से फिर आपका ये Cp और dP इधर जाके शून्य में हो गया समाहित, तो 2A/RT - B बराबर 0 बच गया। यहाँ आपका TI का जो मान है वो आपको मिल गया है 2A/RB, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ समीकरण 1 जो है वो किसी भी गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप को व्यक्त करती है, जिसमें आपका R जो है वो गैस नियतांक है, A और B जो है वो नियतांक है, लेकिन R का मान जो है वो तो अपरिवर्तित रहता है या नियत रहता है, जबकि A और B के जो मान हैं वो विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। अतः विभिन्न गैसों के लिए A और B के मान चेंज होने के कारण व्युत्क्रमण ताप TI जो है वो भी भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न व्यक्त होते हैं। तो इस प्रकार आपका TI का जो मान मिल गया है वह हो गया 2A/RB। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बॉयल ताप एवं व्युत्क्रमण ताप में संबंध। तो बॉयल ताप हमने पीछे के कक्षाओं में देखा था कि बॉयल ताप TB बराबर A/RB होता है, और अभी हमने उत्क्रमणीय ताप देखा है कि उत्क्रमणीय ताप जो है वो TI बराबर 2A/RB होता है। तो दोनों सूत्रों से स्पष्ट है कि आपका उत्क्रमण ताप जो है या व्युत्क्रमणीय ताप जो है वो बॉयल ताप का 2 गुना है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन के अनुसार जब कोई गैस उच्च स्थिर दाब पर एक ऊष्मारोधी संरंध्र डॉट में से गुजरती है तो निम्न दाब की अवस्था में आती है।
एवं निम्न दाब की अवस्था में इस गैस के ताप में परिवर्तन होता है। इस प्रभाव को जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। सामान्य तापों पर हाइड्रोजन एवं हीलियम के अतिरिक्त सभी गैसों में जो गैसें डॉट से निकलती है उन सभी गैसों में शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होता है। लेकिन ये प्रेक्षित कब होता है? जब ये गैसें डॉट से निकलती है। हाइड्रोजन और हीलियम में शीतलन प्रभाव नहीं होता, तापन प्रभाव प्रेक्षित होता है। तो प्रत्येक गैस जो है उस गैस के लिए किसी निश्चित दिए गए प्रारंभिक दाब के लिए निश्चित ताप से नीचे शीतलन प्रभाव व ऊपर जो है वो तापन प्रभाव होता है। और यह निश्चित ताप जो है आपका व्युत्क्रमण ताप कहलाता है, जैसा कि हमने अभी शुरुआत में देखा था। अब हम आगे चलते हैं अपना जूल थॉम्सन शीतलन प्रयोग या जूल थॉम्सन शीतलन जो है वो है। इसके लिए हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपका एक सिलेंडर है AB। इस सिलेंडर AB के मध्य यह एक आपका सिलेंडर डॉट लगाया गया है G। दो पिस्टन हैं, पिस्टन 1 और पिस्टन 2। यहाँ इस पिस्टन 1 और सिलेंडर डॉट G के मध्य जो गैस है, इस गैस के लिए दाब जो है वो P1 है और आयतन जो है वो V1 है। जब यह गैस इस डॉट से गुजर जाती है तो यहाँ पहुँचती है, तो यहाँ इस गैस का जो दाब है वो P2 हो जाता है और आयतन जो है वो V2 हो जाता है। ये जो अवस्था है ये गैस की प्रारंभिक अवस्था है और ये जो अवस्था है ये गैस की अंतिम अवस्था है। तो इस चित्र का अपन थोड़ा सा वर्णन है, इसको देख लेते हैं। चित्रानुसार एक ऊष्मारुद्ध सिलेंडर AB है। ये सिलेंडर आपका AB है पूरा। इस सिलेंडर को हमने सिलेंडर डॉट G द्वारा दो प्रकोष्ठों में विभाजित कर दिया है। ये सिलेंडर डॉट G है, दो प्रकोष्ठ, एक इधर का बन गया, एक आपका इधर का बन गया। इन प्रकोष्ठों में दो अचालक पिस्टन 1 और 2 है। ये पहला पिस्टन है, ये दूसरा पिस्टन है, अचालक है। पिस्टन 1 जो है, इस पिस्टन 1 के कारण स्थिर दाब P1 पर सिलेंडर डॉट से गैस भेजते हैं। यानी यहाँ जो गैस है इस गैस का दाब P1 है और इस पिस्टन को हम धकेलते हैं या आगे धक्का देते हैं। आगे धक्का देने पे यहाँ जो गैस होगी वो गैस इस सिलेंडर डॉट से गुजरेगी और सिलेंडर डॉट से जो गैस गुजर रही है उस गैस का जो दाब है वो P1 से परिवर्तित होकर P2 हो जाता है। और यहाँ ये जो P2 गैस हो दाब हो जाता है इस गैस का, यह गैस जो है वो इस पिस्टन को आगे धकेलती है। यहाँ तो हम पिस्टन से गैस को धकेल रहे हैं और यहाँ गैस जो है वो पिस्टन को धकेलती है। तो ये यहाँ अपना इस प्रयोग का थोड़ा सा वर्णन था। आगे अपन चलते हैं इसके जो व्युत्पत्ति है या सूत्र की व्युत्पत्ति है उसमें। माना सिलेंडर डॉट में प्रवेश करने से पहले डॉट व पिस्टन के मध्य 1 ग्राम अणु गैस जो है वो P1 दाब पे भरी गई है एवं इस गैस का जो आयतन है वो V1 है, तथा जब यह गैस डॉट से निकल जाती है तो डॉट से निकलने के पश्चात गैस का जो दाब है वो P2 हो जाता है एवं आयतन जो है वो V2 हो जाता है। इस प्रकार पिस्टन द्वारा गैस पर किया गया जो बाह्य कार्य है, ये बाह्य कार्य जो होगा वो P1 V1 द्वारा दिया जाएगा। W बराबर P1 V1 हो गया। PdV होता है समाकलन करने पे PV से आ गया P1 V1 पहली अवस्था के लिए। जबकि गैस द्वारा पिस्टन 2 पर, पिस्टन 1 तो गैस पर कार्य कर रहा था और गैस जो है वो पिस्टन 2 पर कार्य करेगी। तो गैस द्वारा पिस्टन 2 को धकेलने में किया गया कार्य जो है वो आपका हो गया P2 V2। इस प्रकार गैस द्वारा किया गया नेट बाह्य कार्य जो है वो हो गया P2 V2 माइनस P1 V1 समीकरण नंबर 1। इसमें से इसको घटाया है तो गैस द्वारा किया गया कुल बाह्य कार्य W1, अभी आंतरिक कार्य और आएगा उसको हम W2 कहेंगे। तो बाह्य कार्य जो है वो W1 हो गया P2 V2 माइनस P1 V1।
पुनः जब 1 ग्राम गैस का जो आयतन है वो आयतन V1 से V2 तक परिवर्तित होता है या प्रसारित होता है, तो गैस के अणुओं के बीच आंतरिक दाब लगता है और उस आंतरिक दाब का जो मान होता है वो होता है A/V²। इस आंतरिक दाब के विरुद्ध जो है वो गैस कार्य करती है। यह गैस का आंतरिक कार्य कहलाता है और इस आंतरिक कार्य को हम W2 द्वारा दर्शाते हैं। तो यह आंतरिक कार्य W2 जो हो गया वो हो गया इंटीग्रेशन V1 से V2 A/V²dV। यहाँ इस समाकलन को हल करने के लिए हम समाकलन का जो सामान्य फॉर्मूला है वो लेते हैं, इंटीग्रेशन x⁴n dx। लिमिट जो है वो x1 से x2 है, n x की घात n+1 बटा n+1, लिमिट x1 x2 लग गई। सामान्य फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं, ये लगा देंगे तो इसका मान आ जाएगा W2 बराबर A/V1 माइनस A/V2। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 जो है वो गैस द्वारा किए गए बाह्य कार्य को दर्शाती है, जबकि समीकरण 2 जो है वो गैस द्वारा किए गए आंतरिक कार्य को दर्शाती है। तो गैस द्वारा किया गया कुल कार्य जो है वो आपको मिल गया W बराबर W1 प्लस W2। तो W का जो मान है ये W1 का मान ये रख दिया, W2 का मान ये रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इन दोनों में एक कॉमन ले लिया है, बाकी सेम पद है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समीकरण 3 मिल गई। समीकरण 3 जो है वो गैस द्वारा किए गए कुल कार्य को दर्शाती है। अब हम चलते हैं वान डेर वाल्स गैस समीकरण पे। तो वान डेर वाल्स की जो गैस समीकरण है ये होती है P प्लस A/V² V माइनस B बराबर RT। इस कोष्टक को हम हल करते हैं, प्रसार करते हैं, तो सामान्य प्रसार हो गया PV, इन दोनों की गुणे से आ गया A/V, P का माइनस B से गुणा करेंगे माइनस PB, और इन दोनों का जो गुणा हो गया वो हो गया माइनस का AB/V² RT। यहाँ ये आपका AB/V² जो है इसको हम नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि बटा के अंदर जो घात होती है वो स्केयर है, इसलिए द्वितीय कोटि की होने के कारण इसका जो मान होगा वो मान नगण्य रूप से प्रभावित करेगा समीकरण को, इसलिए इसे हम नगण्य दे देते हैं। बाकी A/V और P माइनस B को इधर स्थानांतरित कर देते हैं, तो PV का जो मान आ गया वो हो गया RT माइनस A/V प्लस PB। अब ये जो समीकरण है हमें मिली है वान डेर वाल्स के लिए, इसको प्रारंभिक अवस्था के लिए हम लिखते हैं तो P1V1 के पदों में आ जाएगी P1V1 RT, क्योंकि ताप नियत है, माइनस A/V1 प्लस P1B। इसी प्रकार आपकी दूसरी अवस्था के लिए आ जाएगी P2V2 बराबर RT माइनस A/V2 प्लस P2B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 5 और 6 जो है इसमें समीकरण 6 में से हम समीकरण 5 को घटाते हैं तो P2V2 माइनस P1V1 मिल गया, और इनको घटाने पे हमें ये समीकरण 6 का मान है और ये आपका समीकरण 5 का मान है। हल कर लेते हैं। A/V1 आगे रख दिया, माइनस का A/V2, माइनस का P1B को आगे लिखा है, P2B को इधर लिख दिया, इन दोनों में A कॉमन ले लिया है, इन दोनों में B माइनस B कॉमन ले लिया है, तो P2V2 माइनस P1V1 का जो मान है वो आपको मिल गया है A1 माइनस V1 माइनस 1/V2 माइनस P1 माइनस P2, B कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया है। समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 7 से जो आपको P2V2 माइनस P1V1 का मान मिला है ये हम इस समीकरण W में रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रखते ही हमें मिल गया है W बराबर A1 माइनस 1/V1 माइनस 1/V2 माइनस B P1 माइनस P2 प्लस A1 माइनस V1 माइनस 1/V2 1/V1 माइनस 1/V2। ये दोनों जुड़ गए, 2A1/V1 माइनस 1/V2 हो गया, ये माइनस B बच गया इधर। समीकरण नंबर 8। पुनः है आपकी आदर्श गैस की जो अवस्था समीकरण होती है PV बराबर RT, इससे P1V1 बराबर RT 1 मोल गैस के लिए, N मोल के लिए PV बराबर nRT होता है, 1 मोल के लिए PV बराबर RT होता है। तो P1V1 का मान है वो है आपका RT, और P2V2 का जो मान है वो भी है RT, क्योंकि T तो नियत है। तो यहाँ से आप 1/V1 का यदि मान ज्ञात करो तो P1/RT आ जाता है,
और 1/V2 का मान ज्ञात करो तो P2/RT आ जाता है। ये जो दोनों मान हैं, ये मान यहाँ पे रखने हैं, यहाँ पे 1/V1 का, यहाँ पे 1/V2 का। तो मान रखते ही समीकरण 8 में रखते ही W का मान मिल गया 2A P1/RT माइनस P2/RT माइनस B, ये एज इट इज़ रखा हुआ है बाहर। यहाँ आपका RT भी कॉमन आ गया है नीचे से, तो 2A/RT P1 माइनस P2 माइनस B P1 माइनस P2। तो यहाँ आपको W मिल गया है। इन दोनों में अब आपका P1 माइनस P2 भी कॉमन आ रहा है। P1 माइनस P2 को कॉमन ले लेते हैं, 2A/RT माइनस B बच गया, समीकरण नंबर 9। तो समीकरण 9 जो है, इसमें हमें जो कार्य मिला है, यह कार्य W अर्ग में है। अर्ग ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी भी है, अर्ग भी है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो गैस की आंतरिक ऊर्जा से ली जाती है, और इस आंतरिक ऊर्जा से लेने के कारण गैस जो है वो ठंडी हो जाती है। अब गैस जब ठंडी हो जाएगी तो गैस के ताप में कमी आएगी या गैस के ताप में क्षति होगी। यदि गैस के ताप में ये क्षति ΔT है तो किया गया कार्य W जो है वो कहा जाता है W बराबर CP ΔT कैलोरी। और कैलोरी को जब मात्रक अर्ग में चेंज करते हैं तो जेल जूल वाला लगा देते हैं, गुणा में इसका गुणा हो जाता है। यहाँ CP जो है वो नियत दाब पर गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा है। तो यहाँ से आपको W का जो मान मिल गया वो हो गया CP ΔTJ, और यहाँ पे आपका W का मान ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों समीकरणों से हम देखेंगे, समीकरण 9 और समीकरण 10 से हम आगे चलते हैं। तो J CP ΔT का मान जो है वो P1 माइनस P2 2A/RT माइनस B हो गया। तो ΔT जो है उसके लिए ये दोनों यहाँ नीचे गुणा में आ गए, तो ΔT जो है वो समानुपाती हो गया P1 माइनस P2। तो अर्थात किसी ताप पर शीतलन का जो प्रभाव है वो डॉट के दोनों ओर के दाबांतर के समानुपाती होता है। अब यहाँ हम ये जो नियतांक है, इस नियतांक की विभिन्न 3 स्थितियाँ देखेंगे। पहली स्थिति है कि जब 2A/RT माइनस B जो है वो पॉजिटिव है, तो इस स्थिति में ताप T जो है उसका मान 2A/RB से कम होगा। T का जो मान है वो 2A/RB से कम होने के कारण ताप में जो परिवर्तन होगा या ताप में जो क्षति होगी वो धनात्मक होगी, और ताप में क्षति धनात्मक होने के कारण शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होगा। दूसरी जो कंडीशन है वो है 2A/RT माइनस B जो है वो नेगेटिव हो। जब 2A/RT माइनस B नेगेटिव होगा उस स्थिति में T जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2A/RB, और ये ग्रेटर होने के कारण ताप में जो क्षति है, ये ताप में क्षति भी नेगेटिव होगी। और ताप में क्षति जब नेगेटिव हो रही है इसका मतलब ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है तो यहाँ तापन प्रभाव प्रेक्षित होगा। तीसरी जो स्थिति है वो है 2A/RT माइनस B बराबर 0। यह स्थिति आपके व्युत्क्रमण ताप की स्थिति होगी, अर्थात इस स्थिति में न तो शीतलन प्रभाव होगा और न ही तापन प्रभाव होगा। तो ये आपकी 3 स्थितियाँ थी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वह है रुद्धोष्म शीतलन। जब किसी गैस को, छोटा सा टॉपिक है रुद्धोष्म शीतलन, जब किसी संपीड़ित गैस को एकदम से इस प्रकार फैला दिया जाए कि वह गैस बाहर से ऊष्मा न ले सके तो गैस जो है वो एकदम से ठंडी हो जाती है। इस प्रभाव को रुद्धोष्म शीतलन कहते हैं, या इस प्रक्रिया को रुद्धोष्म शीतलन कहते हैं। रुद्धोष्म शीतलन का कारण यह है कि जब गैस फैलती है तो गैस को बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है। प्रशीतलन की इस क्रिया में गैस इतनी ठंडी हो जाती है कि यह गैस जमकर ठोस बन जाती है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की या रुद्धोष्म प्रसार की जो अवस्था समीकरण है ये होती है Tp1 माइनस गामा अपॉन गामा बराबर नियतांक। ये अवस्था समीकरण हमने कक्षा 12 में देखी थी। माना किसी गैस का जो प्रसार है वो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक होता है, तो इस अवस्था समीकरण का प्रारंभिक अवस्था के लिए इस रूप में लिख सकते हैं, अंतिम अवस्था के लिए इस रूप में लिख सकते हैं। और दोनों से अगर Tf का मान ज्ञात करें, T फाइनल बराबर Ti
PI/PF 1 माइनस गामा अपॉन गामा समीकरण 1। अब हम रुद्धोष्म प्रसार के लिए को CO2 के लिए अप्लाई करते हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके लिए गामा का जो मान होता है वो 1.3 होता है। प्रारंभिक ताप TI जो है वो 300 केल्विन लिया है। प्रारंभिक दाब जो है वो 150 एटमॉस्फेयर 150 वायुमंडलीय दाब लिया है। अंतिम दाब जो है वो 1 वायुमंडलीय दाब लिया है। और ये सारे मान इसमें रखकर हम यदि हल करते हैं तो अंतिम ताप जो है वो 96 केल्विन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार रुद्धोष्म शीतलन द्वारा CO2 गैस का जो ताप है वो 300 केल्विन से 96 केल्विन तक कम हो जाता है। और इस 96 केल्विन ताप पर CO2 गैस जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस ठोस अवस्था को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, 1 नंबर में आता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो इसका जवाब हो गया CO2 गैस को शुष्क बर्फ कहते हैं। किस ताप पे यह शुष्क बर्फ में परिवर्तित होती है, तो 96 केल्विन ताप पे। तो इतना कीजिए, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे और देखेंगे। धन्यवाद।